नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा खास शो में आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। ये शो उन शख्सियतों के नाम है जो मुश्किलों से जूझना जानते हैं, हालात के हिसाब से नए रास्ते बनाते हैं, कड़े संघर्ष और हौसलों से जिन्होंने बुलंदियों को छुआ और जो सकारात्मक सोच के साथ उम्मीदों को जहान बना रहे हैं। ऐसे लोगों ने खुद तो सफलता हासिल की ही, साथ ही दूसरों को भी आत्मनिर्भर बनाया और उनके इसी जज्बे ने उन्हें एक कामयाब शख्सियत बनाया। वो बन चुके हैं एक आइकन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के ऐसे ही आइकन्स को देश और दुनिया के सामने लाना, उन्हें पहचान और सम्मान दिलाने की हमारी एक पहल है, आइकन्स ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश के ऐसे ही एक आइकन हैं छतरपुर की श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर बृजेंद्र सिंह गौतम, जो बचपन से ही एक संघर्षमय जीवन जीते हुए आज एक सफल उद्यमी, समाजसेवी और शिक्षाविद के रूप में संपूर्ण बुंदेलखंड में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। अपनी योग्यता और कड़ी मेहनत से उन्होंने सफलता के नए आयाम स्थापित किए और एक कोचिंग संस्थान से शुरुआत कर वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की स्थापना की। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि उनकी सफलता की कहानी क्या है और क्या है बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने को लेकर उनका विजन। डॉक्टर बृजेंद्र सिंह गौतम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आसिफ जी। जी डॉक्टर बृजेंद्र जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगा कि शुरुआत कहां से हुई, प्रेरणा आपको कहां से मिली एक निजी विश्वविद्यालय खोलने और निजी कोचिंग संस्थान से एक निजी विश्वविद्यालय, कोचिंग संस्थान से विश्वविद्यालय तक का यह सफर कैसे तय किया? देखिए क्या है कि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड पहले से ही अच्छा था, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था जी। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेडिकल और आईआईटी की कोचिंग दिया। जब उनको मैं पढ़ाता था तो बहुत सारे बच्चे अपने लाइफ में आगे निकल के बहुत अच्छे अच्छे मुकाम उन्होंने हासिल किए। तो हमेशा ये सोचते थे कि चूँकि हमारा जो एरिया है काफ़ी पिछड़ा हुआ है और उसमें हम एजुकेशन के इतने अच्छे मापदंड बनाएं, इतने अच्छे एक बड़ा एक संस्थान स्थापित करें, ये सोचते सोचते फिर एक महाविद्यालय डाला, फिर और सारे कॉलेज डाले, फिर नर्सिंग के क्षेत्र में कुछ कॉलेज डाले, फिर छतरपुर में एक यूनिवर्सिटी बनाई। ये 2004 की बात है। मेरे स्टूडेंट थे, उनका रिजल्ट आया, 12th का रिजल्ट आया, तो उसमें जो टॉप 10 की जो मेरिट बनी जी, तो उसमें जो पहला स्टूडेंट था जिसने टॉप किया वो भी छतरपुर का था, सुब्रत पाठक। जो चौथा रैंकर था विवेक खरे, वो भी छतरपुर का था। जो 7th रैंकर था वो भी छतरपुर का था। बहुत खूब। और जो जिसने 10वां स्थान प्राप्त किया था 12वीं की मेरिट में जी, वो भी छतरपुर का था। और इत्तेफाक से ये चारों जो विद्यार्थी थे वो मेरे बच्चे थे, मैंने उन्हें पढ़ाया था जी। तो मुझे लगा कि हमारे जो छतरपुर है इसमें इतनी अच्छी प्रतिभाएं हैं, बस समस्या क्या है कि इनको एक ऐसे माहौल, एक ऐसा ऑरा की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बाहर नहीं जा सकते हैं, बड़े शहरों का रुख नहीं कर सकते हैं, ऐसे उनके पास संसाधन नहीं है। तो वो जो बच्चों से मुझे प्रेरणा मिली, जब वो 4 बच्चे, मतलब आज वो इस आपके चैनल के माध्यम से मुझे सुन रहे होंगे, जहाँ भी होंगे, कुछ एक बच्चा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में है और भी कुछ फॉरेन में हैं, बहुत सारे बच्चे विदेशों में हैं मेरे स्टूडेंट्स, आज वो देख रहे होंगे शायद। तो जब वो बच्चे उनका जब रिजल्ट आया तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि मतलब मेरे स्टूडेंट्स जो बोर्ड का जब रिजल्ट आएगा तो 4 बच्चे, मतलब जो टॉप 10th की जो रैंक होगी उसमें 4 बच्चे मेरे स्टूडेंट्स होंगे। तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी खुशी थी। तो मैंने डिसाइड किया कि आने वाले समय में इस शहर में, चूंकि जो इसमें बहुत प्रतिभा है, इसमें हम कोई बहुत बड़ा संस्थान खड़ा करेंगे। फिर धीरे धीरे सोचते रहे, 2004 से प्लानिंग करते रहे, सोचते रहे, फिर हमने 2018 में विश्वविद्यालय की स्थापना की। जी, मैं डॉक्टर बृजेंद्र जी आपसे अगला जो सवाल पूछ रहा हूं वो ये
कि आपने ये तो बताया कि किस तरह से कोचिंग संस्थान से महाविद्यालय, फिर उसके बाद विश्वविद्यालय और छतरपुर जगह जैसी जगह में विश्वविद्यालय, अब तक श्री कृष्ण विश्वविद्यालय ने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है? ऐसा क्या है जो आप श्री कृष्ण विश्वविद्यालय की उपलब्धि के तौर पर आप देखते हैं और आपको गर्व होता है ये बताते हुए? सर, एक तो हमने अपनी यूनिवर्सिटी को बहुत सारा डिजिटल कर रखा है, जैसे चाहे एडमिशन की प्रोसेस हो, रिजल्ट की प्रोसेस हो, वो सारा हमारे यहाँ डिजिटल है, ताकि स्टूडेंट को किसी प्रकार की परेशानी ना हो सके, ना एडमिशन के प्रोसेस में परेशानी हो सके, और जब भी उसका रिजल्ट आता है तो उसमें भी किसी प्रकार की उसको परेशानी ना जाए, वो अपना वहीं पर ऑनलाइन अपना रिजल्ट देख सकता है। दूसरी चीज़ क्या हुआ कि हमारा जो बुंदेलखंड, छतरपुर खासकर जो रीजन है और बुंदेलखंड का जो रीजन है, वहाँ पे प्रतिभा तो है लेकिन इंग्लिश में काफ़ी पीछे रहते हैं। तो इंग्लिश के लिए हमने लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी है, उससे हमने MU साइन किया। हमारे पास में खजुराहो है, एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, बहुत सारे पूरे विश्व के पर्यटक वहाँ घूमने आते हैं, तो यहाँ पे पर्यटन और होटल प्रबंधन की बहुत संभावना है। तो इसके लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड से श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी ने MOU साइन किया है कि हम आपके मापदंड अनुसार जो स्टूडेंट्स रहेंगे उनको ट्रेन करेंगे और उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उन होटल्स में उनको प्लेसमेंट मिल सके जी। साथ ही में हमने चूँकि रूरल एरिया बहुत है वहाँ पर, तो रूरल मैनेजमेंट के लिए हमने HRD मिनिस्ट्री से हमने MOU साइन किया है। अभी हमको 2 साल ही हुए हैं, मतलब ये दूसरा साल है हमारा। तो हमने बहुत सारी जो इंडस्ट्री थी, जैसे हमारे यहाँ पे ग्रेनाइट की बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, माइनिंग की बहुत सारी इंडस्ट्री हैं, तो उनसे भी हमने MOU साइन किया है कि हमारे जो विद्यार्थी हों, जब ये अपना 4th सेमेस्टर या अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके यूनिवर्सिटी से बाहर निकलें, तो रोजगार की संभावना ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे खड़ी हो सकें। इस क्षेत्र में हम काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। दूसरी बात, जो मेरा जो मेन फोकस है, वो मेरा फोकस है स्किल्ड एजुकेशन का, कि परंपरागत जो शिक्षा है उसके साथ साथ में हम स्किल एजुकेशन पर विशेष ध्यान दें। इस दिशा में यूनिवर्सिटी लगातार अपने प्रयास कर रही है। जी आसिफ जी। डॉक्टर विजयन जी, मैं आपसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया, हमारा देश कोरोना से जूझ रहा है, प्रभावित है। कोरोना काल में आप चूंकि समाज सेवी भी हैं, शिक्षाविद तो आप हैं ही, शिक्षा बच्चों को देते हैं, लेकिन आप समाज सेवी भी हैं, तो कोरोना काल में आपने समाज की कैसे मदद की, हम ये जरूर जानना चाहेंगे। देखिए, क्या था कि दिसंबर माह की बात है, तो हमारे कुछ मित्र जो हैं वो चाइना में भी थे और जापान में भी हैं। चूँकि हमारे कुछ ग्रुप में ही मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो माइनिंग का काम करते हैं, जो एक्सपोर्ट का भी काम करते हैं, तो न्यूज़ में तो उतना ज़्यादा चाइना का नहीं आता था, लेकिन हम लोग वहाँ उनसे बात करते थे कि भाई वहाँ ये कोरोना वायरस है, कोविड-19, वहाँ कैसे इंतज़ाम हो रहे हैं, वहाँ के हालात कैसे हैं, तो उनसे बातचीत हो रही थी। तो ये दिमाग में आ रहा था कि किसी ना किसी समय कभी ना कभी ये भारत देश में आएगा, प्रवेश करेगा। चूँकि मैं ऑलरेडी पहले जब मैं कोचिंग की क्लासेस वगैरह लिया करता था, केमिस्ट्री क्लास लिया करता था जी, तो उस समय पे इंटरनेट उतना था नहीं, 2002 वगैरह में, तो हम लोग क्या करते थे, जो लेक्चर्स हुआ करते थे उनकी हम CD बनवा लेते थे। तो जो बच्चे का लेक्चर मिस हो जाए वो CD से देख सकता है। तो हमने क्या किया कि लॉकडाउन के पहले ही हमें ये दिमाग में आ गया था कि यदि ये वायरस इंडिया में आया तो सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होंगे वो शैक्षणिक संस्थान प्रभावित होंगे। तो ऑलरेडी फैकल्टी, जो ट्रेंड फैकल्टी थी, उन्होंने अपने बहुत सारे लेक्चर्स तैयार किए, और हमारे जो यूनिवर्सिटी का रेडियो है SQ माई रेडियो, सारे स्टूडेंट्स को बोला गया कि उसके SQ माई रेडियो के थ्रू ये सारे लेक्चर्स टीचर्स के आप तक पहुँचेंगे, ताकि किसी भी तरीके से उनकी जो पढ़ाई है वो बाधित ना हो सके। इसी तारतम्य में, चूंकि जो सैनिटाइजर बनाने का जो फार्मूला बहुत सरल है, मैंने फेसबुक के माध्यम से भी शेयर किया था, तो हमने क्या किया कि सबसे पहले अपनी लैब में ही सैनिटाइजर बनवाया लॉकडाउन के पहले। जैसे ही लॉकडाउन लगा, और हमने सैनिटाइजर काफ़ी बड़ी मात्रा में बनवाया था, और उसका बनाने का जो टेक्निक है बहुत सरल है। हमने तो सारे अपने विद्यार्थियों को सिखा दिया है। आजकल वो घर में, मतलब बाजार का सैनिटाइजर ना लेके घर में ही बना रहे हैं, जो WHO ने रिकमेंड किया है जो फार्मूला। तो हमने क्या किया, बहुत बड़े पैमाने में सैनिटाइजर बनवाया। सैनिटाइजर बनवाने के साथ उससे पहले हमने क्या किया
रक्तदान शिविर हमने अपने यहाँ पे रखा, आप देख रहे होंगे आप इस न्यूज में। तो ये भी दिमाग में था, हो सकता है कि समाज को ब्लड की बहुत जरूरत पड़े, तो बहुत सारे जो हमारा जो स्टाफ था और जो 18 वर्ष से जो ऊपर के जो हमारे यहाँ के स्टूडेंट्स थे, तो हॉस्पिटल से बात करके वहाँ की टीम को बुला करके हमने एक रक्तदान शिविर आयोजित किया और काफ़ी मात्रा में जो ब्लड था हमने हॉस्पिटल को दिया। तो हमारे दिमाग में था कि ऐसा आने वाले समय में यदि ऐसा भी आता है तो हमारे यूनिवर्सिटी का जो एक सहयोग रहेगा इस रूप में भी रहेगा। सैनिटाइजर फिर हमने वहाँ के जो आसपास जो ग्रामीण इलाके थे, वहाँ के जो इकाई होती है सरपंच, उनसे मिल करके हमने गांव में सैनिटाइजर बंटवाना शुरू किया। फिर मास्क वितरण का काम शुरू किया। मास्क वितरण के साथ साथ ही ये भी दिमाग में जैसे ही आया कि जो मजदूर वापस आ रहे थे, चूंकि हमारी जो यूनिवर्सिटी है वो NH पे ही पड़ती है, रास्ते में ही पड़ती है, और जो महाराष्ट्र वगैरह यहाँ से जितने भी लोग उत्तर प्रदेश या बिहार जाते हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी के लगभग सामने से जाते हैं। तो वहाँ पर हमने काफ़ी भोजन पैकेट या अन्य जो कच्चे राशन हो गया, ये भी हमने मतलब देने का काम किया। तो इस तरीके से जो कोरोना वायरस था इसका दिमाग में आ चुका था कि इससे सरलता से ये शांत होने वाला नहीं है, ये लंबी लड़ाई रहेगी हम लोगों की, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो। तो उसको हमने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली थी और लगभग 4000 मतलब जो ऑडियो लेक्चर्स थे, मतलब ऑडियो और वीडियो लेक्चर्स थे, वो बच्चों तक पहुंचे और इस पूरे लॉकडाउन में उन्होंने इसका मतलब भरपूर फायदा लिया। मैं आपसे दरअसल उसी पर ये सवाल पूछना चाह रहा हूं कि लॉकडाउन में ई लर्निंग प्लेटफॉर्म इसका इस्तेमाल, क्योंकि हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान उच्च शिक्षा को हुआ है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनकी शिक्षा को हुआ है, तो कैसे आपने, क्योंकि आप ही ने जिक्र किया कि जब इंटरनेट और वो टेक्निक इतनी नहीं थी तो उस वक्त हम भी इसी तरह की कोशिशें करते थे, सीडीज तैयार करवा लेते थे लेक्चर्स की, सेमिनार्स की, उनको हम देखते थे, लेकिन आज तकनीक बहुत आगे ग्रो कर गई है। तो इस दौरान आपकी यूनिवर्सिटी के छात्रों तक लगातार इंफॉर्मेशन पहुंचती रहे, उनके लेक्चर्स मिस ना हो, वो जानकारी उन तक पहुंचती रहे, उनके काम के सिलेबस उन तक पहुंचता रहे, इस दिशा में कैसे काम किया गया? इस दिशा में सर क्या है, जैसे हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास है जी, स्मार्ट क्लास में टीचर्स जाएंगे, वो उन्होंने अपना वीडियो बनाया, उसको रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद जो SKU माई रेडियो है उसकी हमने एक वेबसाइट, उस पर लिंक, सारे स्टूडेंट के पास उसकी लिंक है जी। तो वो कोई भी स्टूडेंट जिस टॉपिक का उसको लेक्चर सुनना है वो उस लिंक पे जाकर के क्लिक करे और हमारे जो फैकल्टी है, चाहे मैनेजमेंट की हो चाहे नर्सिंग हो, उसको सेलेक्ट करके उसका लेक्चर वो सुन सकता है। तो ये पहले भी तैयारी कर ली थी और अभी भी इस क्षेत्र में लगातार कार्य जारी है, क्योंकि हमारे ये दिमाग में आ चुका है कि आने वाले अभी जो समय है थोड़ा मुश्किल भरा है और इसमें ई लर्निंग के जरिए ही छात्रों तक शिक्षा पहुंचाई जा सकती है और इसमें हम लगातार काम कर रहे हैं, प्रयास भी अच्छा कर रहे हैं। शिक्षाविद के तौर पर ये एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूं कि भारत में आज जो शिक्षा पद्धति है, आज के दौर में, आज के युग में, क्या आप इसे परफेक्ट मानते हैं? आप समझते हैं कि इसमें किसी बदलाव की जरूरत नहीं, या कुछ है बदलाव जो आपके मन में है और आप चाहते हैं कि ये बदलाव होने चाहिए और इसमें सरकार किस तरह से सहयोग कर सकती है? आप कोई सहयोग चाहते हैं सरकार से? देखिए, बदलाव तो एक प्रकृति का नियम है, बदलाव तो हर चीज में होता रहता है और सरकार से मैं जो चाहता हूं, ये जो मेरा व्यक्तिगत निवेदन है सरकार से आपके इस चैनल के माध्यम से, क्योंकि यदि शिक्षा में शिक्षा की जो दिशा हो, यदि रोजगार की तरफ हो, तो वो शिक्षा बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली हो सकती है। उसमें मैं जो आपने जो बात बोली कि सरकार से आप क्या उम्मीद करते हैं या आप अपना क्या मन में आपकी बात है, तो मेरे मन में एक बात यह है कि हर सरकार जो भी औद्योगिक इकाइयाँ रहती हैं, इंडस्ट्री रहती हैं, उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित करती है, बुलाती है और वहाँ पे उद्योग स्थापित होते हैं जिससे वहाँ के शहर का विकास होता है। उसमें यदि थोड़ा सा ऐसा सुधार कर लिया जाए कि जो इंडस्ट्री आ रही है, गवर्नमेंट उनसे ये मांगे कि भाई आप जो इंडस्ट्री यहाँ पर प्लांट कर रहे हैं, लगा रहे हैं, जो उद्योग यहाँ स्थापित कर रहे हैं, तो उसमें आपको कितने एम्प्लॉयज चाहिए वो संख्या, और उनका जो एम्प्लॉयज का जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए
वो कैसा हो, जी। और उसमें किस किस प्रकार का स्किल्ड होना चाहिए। मतलब कंप्यूटर में यदि दक्षता चाहिए तो वो किस लेवल की चाहिए, या मान लो आपको सिविल इंजीनियर्स चाहिए तो वो किस लेवल के सिविल इंजीनियर्स चाहिए। फिर वो वहाँ से डाटा कलेक्ट करके उस शहर में या आसपास के जो बड़े कॉलेजेस हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको डाटा वो उपलब्ध कराए और उनसे कहे कि ये इंडस्ट्री आपके यहाँ स्थापित हो रही है और आप इसके अनुरूप ऐसा सिलेबस डिज़ाइन कराइए या ऐसे छोटे ब्रिज कोर्स कीजिए या छोटे शॉर्ट टर्म कोर्स अपने तैयार कीजिए जिसमें उस फला यूनिवर्सिटी के लिए ऐसे इतने इतने विद्यार्थियों को तैयार किया जा सके। तो इस तरीके से यदि उन छात्रों को रोजगार मिलने लगेगा तो मैं समझूंगा कि जो शिक्षा की जो दिशा होगी वो हमारी बिल्कुल परफेक्ट सही दिशा में जाएगी। ठीक, एक जाते जाते मैं आपसे जरूर ऐसा मेरा सोचना है कि सफर, देखिए अगर हम इसे यही आखिरी मंजिल मान लें तो फिर सफर थम जाएगा, लेकिन आखिरी मंजिल ना मानकर इस सफर को आगे बढ़ाना है और अगली मंजिल, आगे की योजनाएं, उस पर आप कुछ बताना चाहें। जी जी जी, मेरी तो यही कोशिश है कि मैं इस यूनिवर्सिटी को जो वर्ल्ड क्लास, मतलब जो लैब होती है, मतलब जो खासकर मेरा फोकस है वो है, मेरा रिसर्च को लेकर के फोकस है कि जो मैं अपने यहाँ पे लैब्स, अभी भी लैब्स हैं, उनको और हम एडवांस लैब डेवलप करें तो हम जो सबसे ज्यादा फोकस दे सकें वो हम दे सकें रिसर्च के सेक्टर में फोकस दे सकें। चाहे वो फार्मेसी का डिपार्टमेंट हो, चाहे एग्रीकल्चर का डिपार्टमेंट हो, चाहे आयुर्वेद के डिपार्टमेंट है, मान लीजिए कोई भी ऐसी जगह है जहाँ पे रिसर्च की संभावना है, नए आइडियाज़ हैं। कंप्यूटर की यदि बात करें तो उसमें नए इनोवेशन क्या हो सकता है, मेरा फोकस जो रहेगा मुख्यतः इस तरफ रहेगा। और उसके लिए मेरा या मैनेजमेंट की तरफ से हमेशा ये कोशिश होगी कि हम विश्वविद्यालय में, इस यूनिवर्सिटी में वो सारी चीज़ें यहाँ पर तैयार कर सकें जो स्टूडेंट को अपना नया इन्वेंशन करना है या नया इनोवेशन करना है। इनोवेशन देखिए, जरूरी नहीं कि इनोवेशन या इन्वेंशन बड़ा ही हो, छोटे छोटे इन्वेंशन भी बहुत काम के होते हैं। अभी चाहे टेक्नोलॉजी की फील्ड ले लीजिए या आईटी इंडस्ट्री ले लीजिए, बड़े छोटे छोटे इन्वेंशन भी हुए हैं, उन्होंने भी बहुत बड़ी बड़ी क्रांति लाई है। तो हमारा जो उद्देश्य है, जिसमें मैं ज़्यादा चिंतित हूँ और जिसमें ज़्यादा मेरा फोकस है, मेरा फोकस यही है कि लैब्स को हाईटेक, बहुत हाईटेक करके रिसर्च को हम ज़्यादा बढ़ावा दें, रिसर्च की तरफ हम ज़्यादा फोकस करें। एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहूँगा क्योंकि बहुत अहम है ये बातचीत आपसे। वो तमाम सैकड़ों हज़ारों विद्यार्थी जो आपकी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या फिर वो किसी बाकी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, एक समाज सेवी होने के नाते, एक शिक्षाविद होने के नाते आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि आपने रोजगार परक शिक्षा की तो बात की, लेकिन आज भी ज्यादातर जो युवा वर्ग है वो नौकरी के पीछे भाग रहा है। मालिक बनकर नौकरी देने की बात प्रधानमंत्री जी भी करते हैं, उस दिशा में क्या युवा को बढ़ना चाहिए? देखिए साहब, आसिफ जी, मैं सबसे अच्छी बात ये कहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से अपने छात्रों को और युवाओं को भी, जैसे ये जरूरी नहीं कि हर छात्र या हर युवा नौकरी ही प्राप्त कर सके या हर विद्यार्थी को नौकरी मिल जाए। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं वहाँ पर जो स्वयं आत्मनिर्भर बन सकते हैं। आज जैसे हमारे माननीय मोदी जी ने एक सपना देखा आत्मनिर्भर बनने का, तो उस दिशा में भी चलना चाहिए युवाओं को और छात्राओं को। जैसे हमारे यहाँ एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी संभावना है, एग्रीकल्चर में बहुत अच्छे उत्पादन किए जा सकते हैं। आपका ग्रीन हाउस हो गया, आपकी भली पानी कम है आपके यहाँ पर, तो उसको ऐसा कीजिए कि कम पानी में खेती कैसी की जा सके। इरिगेशन सिस्टम हो गया, ड्रिप इरिगेशन हो गया, आप ग्रीन हाउस लगा करके कम पानी में और बिना मौसम की सब्जियों को पैदा कर सकते हैं। उसमें भी आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी ईजाद कर सकते हैं जो आपको आत्मनिर्भर बना सकती हैं। छोटी छोटी स्मॉल इंडस्ट्री हैं वो खड़ा कर सकते हैं। आज जैसे पूरे विश्व को सैनिटाइजर की आवश्यकता है, मास्क की आवश्यकता है, जो स्टूडेंट हों वो सीखें सैनिटाइजर कैसे बनाना है, मास्क कैसे बनाना है, N95 कैसे मास्क बनाना है। इसकी बड़ी छोटी छोटी इकाइयाँ होती हैं, कोई बहुत बड़ा इसमें साइंस नहीं है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसके लिए बहुत बड़े अध्ययन की ज़रूरत हो। ऐसी छोटी इकाइयाँ विकसित कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसी छोटी छोटी इंडस्ट्री हैं
जिसमें से स्टूडेंट आत्मनिर्भर बन सकता है। आप यदि फूड एंड न्यूट्रिशन की बात करें, यहाँ पर उनको उस दिशा में भी जो युवा हैं जा सकते हैं। आईटी इंडस्ट्री की बात करें तो उस दिशा में भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे माध्यम हैं। यह जरूरी नहीं है कि हर युवा, हर छात्र है वो नौकरी में ही जाए। मैं तो ये कहूँगा कि आप जो एंटरप्रेन्योरशिप की माननीय मोदी जी बात करते हैं, हमारे यशस्वी भारत के प्रधानमंत्री जी, मैं उनसे बड़ा ये कहूँगा छात्रों को और युवाओं को कि ये देखें कि एंटरप्रेन्योरशिप का कितनी बड़ा उन्होंने स्किल डेवलपमेंट और इस पे उन्होंने फोकस किया है पूरे देश को। तो जब इतना पूरा शासन लगा हुआ है जिस क्षेत्र में काम करने के लिए, तो युवाओं को भी उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए और उद्यमी बने चाहिए, ताकि आप एक छात्र या युवा उद्यमी बनेगा तो बहुत सारे लोगों को भी रोजगार दे सकता है। वही प्रधानमंत्री जी भी बात कहते हैं, वही बात कई को नौकरी जी आप भी कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, हमारे साथ जुड़े। डॉक्टर ब्रजेंद्र सिंह गौतम साहब, चांसलर श्री कृष्ण यूनिवर्सिटी, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे। और एक ये मुलाकात का दरअसल जो सबब था या इसकी जो वजह थी वो यही थी कि कोरोना काल में कैसे आप समझिए जो सफल लोग हैं उनसे सकारात्मक उनकी बातचीत समझिए, उनको समझिए उन्होंने कैसे जीवन में सफलता पाई, कैसे वो फर्श से अर्श पर पहुंचे, शून्य से शिखर पर पहुंचे। हमारा यही मकसद है। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां हमें रुकना होगा, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप